तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है रिटर्न मून केव के पास कोई बंदा कह रहा होता है एक बॉक्स को उठाते हुए सपोर्ट ट्रूप्स यहाँ पर आ रहे हैं। हमें इस बात पर भी नजर रखनी होगी कहीं मॉन्स्टर बेकाबू होकर भागने न लगे, और समय समय पर उनके लिए खाना भी प्रिपेयर करनी होगी। क्या इसके लिए कर्मचारियों की संख्या बहुत कम नहीं है? तो दूसरा वाला बंदा उसके बात से सहमत होकर कहता है यह सीक्रेट वॉरियर को पालना पोसना शुरू से ही आसान काम नहीं था। तो पहले वाला बंदा भी बोल रहा होता है फिर भी हमें अभी केव के इंटर द्वार से निपटना होगा, इसलिए कुछ री की जरूरत होगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कह रहा होता है वो भी, हाँ तुम सही कह रहे हो। और इस बंदे का नाम नागैक होता है और ये सीक्रेट वॉरियर का हेड होता है। पहले वाला बंदा उससे कह रहा होता है वेदर आज का ठीक नहीं है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो नागैक भी बोलता है मैं यहाँ सिर्फ फ्रेश एयर लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो दूसरा वाला बंदा बोलता है मैंने कुछ र्यूमर सुना है, इन दिनों लॉर्ड गोनमा के मन में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, शायद इसलिए वो इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ है। मुझे मोटे तौर पर ये उम्मीद थी क्योंकि मर्चेंट को अपनी चौकियों को छोड़ने का ऑर्डर नहीं मिले थे। तो हेड बोलता है कि खैर ये हायर अप्स का डिसीजन है, तुम सभी को बस इस जगह पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर काफी समय बीत चुका है, क्या हमें अब कॉप को उठा नहीं लेना चाहिए? तो बगल वाला बंदा कहता है कि अरे क्या तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो जो 2 महीने पहले ही भर्ती हुआ था? तो हेड बोलता है कि हाँ। तो बंदा बताता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। तो ये बात सुन के हेड एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुमने इसके बारे में कंफर्म किया? तो बंदा कहता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, लेकिन वो डेफिनेटली अभी भी जिंदा है। तो हेड चौंक जाता है और कह रहा होता है मॉन्स्टर के नंबर्स क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कह रहे हो कि उस बच्चे ने डेमंस को मार डाला? तो पहले वाला बंदा कहता है कि आप सही कह रहे हैं। तो हेड भी चौंकते हुए कहता है उस मून केव के अंदर मॉन्स्टर बहुत ढेर सारे हैं, ऐसी पावर प्राप्त करे जो फर्स्ट डिसाइपल के सीक्रेट वॉर से भी ज्यादा हो। इसके अलावा पैक मॉन्स्टर में से कुछ पीक के एक्सपर्ट के लिए भी काफी मुश्किल होती है। ऐसे बदमाशों से निपटना इस बात का प्रमाण है कि वो पहले से ही काफी ऊंचे लेवल पर है। तो ये बंदा भी थोड़ा हिचकिचा के कहता है कि उसने व्हाइट पोर्ट्स और ब्लैक वुल्फ को दोनों हरा दिया है, ब्लैक बियर और यहाँ तक कि घोल को भी हरा दिया है। तो ये बात सुन के एकदम हेड एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने तो उस घोल को भी पकड़ लिया है और उसे हरा दिया है। अगर हम व्हाइट उल्फ और ब्लैक उल्फ को भी नजरअंदाज कर दें, वो घोल असल में एक डेमन है, यहाँ जिंदा बचे चुने हुए लोगों में से ज्यादा। क्या दूसरे लोग आमतौर पर झगड़ों से बचकर ही जिंदा नहीं रहते थे? ये सोचकर मुझे हैरानी हो रही है, उसने उन लोग को हरा दिया है, ये सच में बेतुका है। ये डेफिनेटली एक साधारण वॉरियर था जिसका सुप्रीम एम्परर पवेलियन से कोई रिलेशन नहीं था। तो बगल वाला बंदा भी बोलता है मैंने भी यही सुना था, लेकिन वो बच्चा सच में एक सरप्राइजिंग है, इस समय उसे बाहर आने के लिए कह देना ठीक रहेगा। तो पहले वाला बंदा बोलता है वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहता था, बारिश के दौरान रिटर्न मून केव का एंट्रेंस द्वार कोलैप्स हो गया है। तो ये बात सुनकर एकदम हेड एकदम चौंकते हुए कहता है कि क्या? तो बंदा कहता है कि हम लगन से खुदाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, हमें नहीं पता कि इसमें कितने दिन लगेंगे। तो हेड बोलता है कि इसलिए तुमने रीइंफोर्समेंट की मांग की थी? तो बंदा कहता है कि हाँ। तो हेड बोलता है कि ठीक है, मैं इसकी सूचना हायर अप को दे दूंगा, हमें रिटर्न मून केव जल्द से जल्द खोलना होगा। तो लोग बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेड भी बोलता है कि बाय द वे, अगर रिटर्न मून केव को ऐसा झटका लगा, क्या इसे पास्ट एग्जामिनर द्वारा लगाई गई मोहर प्रभावित नहीं होगी? वो सील लॉस्ट फुल हेड डेमन के साथ कोई समस्या नहीं होगी, है ना? तो बंदे भी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मुसीबत हो जाएगी, इस बारे में स्ट्रेंज आर्ट यूनिट से पूछूंगा। तो हेड भी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि नहीं, स्ट्रेंज आर्ट यूनिट में हमारी ट्रेनिंग सिचुएशन के बारे में अफवाहें फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। सील ऐसी चीज नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए, फिलहाल इस पर कड़ी नजर रखते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गिन रहा होता है कि कितने दिन हो चुके हैं पत्थर पे लिख के, और कह रहा होता है मुझे इंटर किए हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया है। और हमें बताया जाता है इस रिटर्न मून केव की स्ट्रक्चर इस प्रकार की गई है कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर सामने आने लगते हैं, और अलग डेमन का सामना करते मुझे वॉर का अभ्यास हो गया है। जैसे कि मैंने इस लाइफ में गोल रखा था, मुझे सिस्टम से कोई हेल्प नहीं मिली और मैंने अपनी खुद की ताकत से विकास किया और स्ट्रांग हुआ। ब्लैक वुल्फ के शिकार से मुझे जो चमड़े का कवच मिला है वो भी बहुत मजेदार साबित हुआ है। हालांकि अगर कोई एक चीज है जिसके खिलाफ मैं गया था, ये उस बेड वुल्फ फ्रूट का सेवन कर रहा था, जिसे मैंने कुछ समय पहले जहरीले दांतों वाले वेम्पायर बेट्स के लीडर को पकड़ने के बाद प्राप्त किया था। जैसे ही मैंने बेट फ्रूट का सेवन किया, तभी सिस्टम बता रहा होता है क्या आप बेट वेब फ्रूट को कंज्यूम करना चाहते हैं? तो हमारा एमसी उसको बस देख रहा होता है उस सिस्टम को, और सिस्टम पे लिख के आता है आपने पॉइजन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, एक अलग लेवल से नीचे के जहरों के प्रति आप इम्यून हो जाते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है क्योंकि कंज्यूम एक ऐसा प्रॉन्ट था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने इसे आजमाया और ये एक अमृत के समान साबित हुआ। फिर भी अगर मुझे किसी नई उपलब्धि का नाम लेना हो, मैंने एक मानसिक कल्टीवेशन निर्माण और संचार
संचालन शुरू किया है जो डेमोनिक वॉरियर पर आधारित मार्शल आर्ट का यूज नहीं करती है। प्योर पावर ऑफ नेचर। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये आदमी पावर का यूज करके बनाई गई एक नई मार्शल आर्ट है। ये किसी डेमोनिक आर्ट के आधार का संचालन करने की तुलना में ज्यादा पावरफुल नहीं है और इंटरनल एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई अलग बुनियादी कल्टीवेशन विधि नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि यह सही है। ऑल दो हालांकि इसके कई नुकसान है लेकिन इसके फायदे भी हैं। मैं इंटरनल एनर्जी खपत को कम करने के तरीके ढूंढ सकता हूँ और मैं और भी ज्यादा पावर का यूज कर पाऊंगा। क्या ये वही इंटरनल स्किल नहीं है जिनका मेंशन वोडोंग में किया गया है? चलो फिर देखते हैं कि मैं गुफा के अंत तक पहुंच गया हूँ। ऐसा नहीं लगता कि अंदर और कोई कमीने हैं, इसलिए पूरे 3 महीनों भरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। क्या मैं बाहर जाऊँ या नहीं? तभी हमारा हमसे कुछ देखता और चौंक जाता और कहता है कि अरे ये क्या है? क्या ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है? क्या ये कोई भागने का मिशन है या कुछ और? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ऐसा लगता है कि ये और भी ज्यादा ढह जाएगा। तभी हमारा हमसे कुछ देखता और कहता है कि ये क्या है? अभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई कह रहा होता कि ह्यूमन, और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो एकदम ज़ॉम्बी तरह लग रहा होता है। तो हमारा हमसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, और अपने मन में कहता है कि ये जितनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज कर रहा है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। इस लेवल पर ये चरम सीमा है। नहीं, शायद ये एक ऐसी प्रेशर जो उससे भी आगे निकल सकती है। इस लेवल पर ये सुपर लिमिट पर नहीं। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि क्या तुम, और वो बंदा कह रहा होता है कि मैं, तुम, मैं। तो हमारा हमसे अपनी स्वर्ण निकाल लेता और कहता है कि ये तो वाकई हद से ज्यादा है। दूसरी तो हम देखते हैं कि वो भी अपना स्वर्ण निकाल लेता है और हमारे एमसी से अपने पावर रिलीज करते हुए कहता है कि चलो फाइट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है ऐसे एक्सपर्ट को यहाँ लाकर मुझे जिंदा रहने के लिए कहना ये कितना बेकार है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे तेजी से अटैक करने के लिए वो बंदा बढ़ जाता है। हमारा एमसी बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सच में मर सकता हूँ यहाँ पर? फिर हमें बताया जाता है जियोंगो के इतिहास में वो आमतौर पर 3 प्रकार के लोगों का नाम लेते हैं जो 100 वर्षों में एक बार प्रकट होते हैं। फर्स्ट, हेवनली मार्शल बॉडी, जन्म से ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए उपयुक्त बॉडी का होना। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग और मार्गदर्शन से वो एक विशाल पर्वत के समान पावर का यूज कर सकते हैं। वो अपने बॉडी को देह सुरक्षा एनर्जी से सुरक्षित रखते हैं, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल इंटरनल एनर्जी पावर के हमले से भी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कोशिशों के बल पर आसानी से देवताओं को लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, हेवनली किलर स्टार, एक ऐसे प्रतिभाशाली पर्सन जो किसी भी मार्शल आर्ट को एक बार देखकर ही उसके एसेंस को समझ लेते हैं। वो किताबें से ही जटिल मार्शल आर्ट्स को समझ सकते हैं और उनमें ऐसी एबिलिटी होती है उन्हें किसी चीज को एक बार देखने के बाद ही याद रखने में एबल बनाती है। हालांकि ये कहावत ये भी है कि ये एक श्राप प्रतिभा है क्योंकि वो 16 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। इसके अलावा वो हर पहलू में मार्शल गॉड के बहुत करीब माने जाते हैं। और फाइनली साइक्नोकिनेसिस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत मुश्किल से बच रहा होता है। हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी पे फिर से अटैक करता है और हमें बताया जाता है कि अपर डेंटियन जन्म से ही खुला रहता है और आम इंसानों के विपरीत ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकृति के पावर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास ये साइक्नोकिनेसिस पावर होती है उन्हें मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं होती है अनगिनत एक्सपर्ट से लड़ने के लिए। ये एक साइकोकिनेसिस का पावर का यूजर है और दूसरा वॉरियर है। फिर से हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा अपना साइकिक पावर का यूज करके एक चट्टान को खड़ा कर लेता है जिससे हमारे एमसी का अटैक को कुछ नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उससे पीछे हट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। तो हमारा एमसी एकदम चौंक जाता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक लग जाता है जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एकदम जख्मी हालत में होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि मरना मत दोबारा। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि तलवार पकड़े हुए वो पर्सन केवल डेमोनिक आर्ट की पावर के मामले में ही वो एक इनिशियल डेमन के लेवल के करीब है। और हमारे एमसी से वो बंदा बस कह रहा होता है कि जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसके अलावा जो पर्सन साइकिक की पावर का यूज करता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और एकदम करीब आ जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है मैं ऐसे कमीने के खिलाफ कैसे जिंदा रह पाऊंगा।